गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9। बच्चों, जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे थे पादप जगत में फंजाई, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा। अब उसी के आगे अगला भाग है जिसका नाम है स्पर्मोफाइटा तथा पुष्पोद्भिद। तो हेडिंग डाल लीजिए स्पर्मेटोफाइटा या पुष्पोद्भिद जिसे कहेंगे स्पर्मेटोफाइटा और पैनलगैमस। नोट कर लीजिए इस हेडिंग को। लिखिए, वे पौधे जिनमें जनन ऊतक पूर्ण विकसित एवं विभेदित होते हैं तथा जिनमें पुष्प तथा बीज दोनों ही उत्पन्न होते हैं फेनरोगैम कहलाते हैं। फेनरोगैम कहलाते हैं। बीज के अंदर भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ होता है जिसका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास एवं अंकुरण के समय होता है। इन पौधों की संख्या सबसे अधिक होती है। ये उच्च श्रेणी के पादप कहलाते हैं तथा बीज की अवस्था के आधार पर इस वर्ग के पौधों को दो पुनः वर्गों में विभक्त किया गया है। देखिए, फिर से सुन लीजिए इस डेफिनेशन को कि यानी कि ये वो पौधे हैं जिनमें जनन ऊतक पूर्ण विकसित या विभेदित होता है, जिनमें पुष्प तथा बीज दोनों ही उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फेनरोगैम कहते हैं। और बीज के अंदर भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ भी होता है जिनका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास एवं अंकुरण के समय होता है। इन पौधों की संख्या सबसे अधिक होती है और ये उच्च श्रेणी के पौधे कहलाते हैं। किस श्रेणी के? उच्च श्रेणी के पौधे कहलाते हैं,
बीज की अवस्था के आधार पर, बीज की अवस्था के आधार पर इस वर्ग के पौधों को, इस वर्ग के पौधों को दो वर्गों में विभक्त किया गया है, दो वर्गों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 जिम्नोस्पर्म या आवृतबीजी। हेडिंग डालेंगे जिम्नोस्पर्म या आवृतबीजी, जिम्नोस्पर्म या आवृतबीजी। जिसे गैमियोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म या आवृतबीजी लिख लिया। लिखेंगे इनमें बीज नग्न होते हैं, इनमें बीज नग्न होते हैं, यानी कि उनके ऊपर आवरण नहीं होता है, नग्न होते हैं, जो अंडाशय में ढके नहीं होते हैं, जो अंडाशय में ढके नहीं होते हैं। ये बहुवर्षी सदाबहार, ये बहुवर्षी सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं। ये बहुवर्षी सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं, जैसे पाइनस, ब्रैकेट में चीड़, जैसे पाइनस ब्रैकेट में चीड़, कॉमा साइकस, चिलगोजा, देवदार तथा मोरपंखी आदि। तो आप समझ में आया जिम्नोस्पर्म किस प्रकार के पौधे हैं, यानी कि जो इनके बीज नग्न होते हैं, ये आवरण से ढके नहीं होते हैं, ये बहुवर्षीय होते हैं, सदाबहार यानी कि एक से हमेशा दिखाई देते हैं, और ये काष्ठीय होते हैं यानी कि टाइट से होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ये आपके स्कूल में पेड़ लगा हुआ है, ये पाइनस का पेड़ है, सो वाला पेड़ है ना। सदाबहार आपको ऐसे ही दिखाई देता है, और पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं, लेकिन वो ऐसे ही दिखाई देता है। जैसे पाइनस है, चीड़ है, साइकस है, चिलगोजा है, देवदार है, मोरपंखी है आदि, ठीक। तो ये था आपका जिम्नोस्पर्म। दूसरी हेडिंग डालेंगे एंजियोस्पर्म या आवृतबीजी। एंजियोस्पर्म या आवृतबीजी। इसमें लिखेंगे इनके बीच, अब देखिए कि एंजियोस्पर्म किस प्रकार के होते हैं, लिखिए इनके बीज ढके होते हैं, इनके बीज ढके होते हैं, जो सदैव अंडाशय में बनते हैं, जो सदैव अंडाशय में बनते हैं, तथा इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है, जो बाद में फल बन जाते हैं, इन्हें पुष्पीय पादप भी कहा जाता है। इनमें भोजन का संचय या तो बीज पत्रों में होता है, या भ्रूण कोश में। तो लिखेंगे बीज पत्रों की संख्या के आधार पर,
संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्ग को दो भागों में बांटा गया है। एक बीजपत्र वाले पौधे तथा दो बीजपत्र वाले पौधे। समझ में आया? फिर से सुन लीजिए। जो आवृत बीजी होते हैं वो बीज से ढके होते हैं, यानी कि जो उनके बीज होते हैं सदैव अंडाशय में बनते हैं और इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है, जो बाद में क्या बन जाता है? फल बन जाता है। इन्हें पुष्पीय पादप भी कहा जाता है। इन भोजन का संचय या तो बीजपत्रों में होता है या भ्रूणकोश में। बीजपत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्गों को दो भागों में बांटा गया है। एक बीजपत्र वाले पौधे और दूसरे द्विबीजपत्र वाले पादप। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब अंतर लिखिए। एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पौधों में अंतर। एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पौधों में अंतर। एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पौधों में अंतर। एक तरफ लिखेंगे हम एक बीजपत्री और दूसरी तरफ द्विबीजपत्री। ठीक है, एक बीजपत्री में लिखिए भ्रूण में केवल एक पत्र होता है। भ्रूण में केवल एक पत्र होता है तथा अधिकांशतः यह भूमि के नीचे स्थित होता है होता है। इसमें लिखेंगे, इसमें दो बीजपत्र होते हैं। द्विबीजपत्री में लिखेंगे इसमें दो बीजपत्र होते हैं। यह भूमि के ऊपर विकसित होता है। यह भूमि के ऊपर विकसित होता है। यह भूमि के ऊपर विकसित होता है। दूसरा नंबर लिखेंगे किस पे? एक बीजपत्री पे। लिखिए, जड़ें मुख्यतः रेशेदार होती हैं। जड़ें मुख्यतः रेशेदार होती हैं। दो नंबर पे लिखेंगे, जड़ें मुख्यतः रेशेदार होती हैं। और द्विबीजपत्री में लिखेंगे, इनमें जड़ें प्राथमिक पाई जाती हैं। इनमें प्राथमिक जड़ें पाई जाती हैं। इनमें प्राथमिक जड़ें पाई जाती हैं। अब नंबर 3 लिखिए। किसमें लिखेंगे नंबर 3? एक बीजपत्री में लिखेंगे, इनका विकास शाकीय रूप में होता है। इनका विकास शाकीय रूप में होता है। और इसमें तीसरे नंबर पे लिखेंगे द्विबीजपत्री में, इनका विकास शाकीय, द्विबीजपत्री में लिखेंगे इनका विकास शाकीय अथवा काष्ठीय रूप में होता है। शाकीय अथवा काष्ठीय रूप में होता है। नंबर 4 लिखेंगे, एक बीजपत्री में
पत्तियां मुख्यतः समांतर होती हैं। पत्तियां मुख्यतः समांतर होती हैं। पत्तियां मुख्यतः समांतर होती हैं। चौथे नंबर पे लिखेंगे पत्तियां मुख्यतः जालिकावत होती हैं। पत्तियां मुख्यतः जालिकावत होती हैं। अगला नंबर लिखेंगे वस्कुलर बंडल तिरछे हुए रहते हैं। वस्कुलर बंडल तिरछे छितरे हुए रहते हैं। तिरछे नहीं, छितरे हुए रहते हैं। इसमें लिखेंगे वस्कुलर बंडल एक रिंग का निर्माण करते हैं। वस्कुलर बंडल एक रिंग का निर्माण करते हैं। अगला 6 नंबर लिखेंगे पंखुड़ियाँ प्रायः 3 के गुणक में होती हैं। पंखुड़ियाँ प्रायः 3 के गुणक में होती हैं। और इसमें द्विबीजपत्री में लिखेंगे पंखुड़ियाँ प्रायः 4 या 5 होती हैं। पंखुड़ियाँ प्रायः 4 या 5 होती हैं। ठीक है, तो एक बीजपत्री द्विबीजपत्री हो गया। अब लिखें एक बीजपत्री में लिखेंगे उदाहरण। एक बीजपत्री में उदाहरण लिख लीजिए, जहां लिखा है उसी के नीचे अगली लाइन उदाहरण में लिखिए मक्का, गन्ना, गेहूं, प्याज, ताड़ आदि। मक्का, गन्ना, गेहूं, प्याज, घास, ताड़ आदि। ठीक है, अब इसमें लिखिए द्विबीजपत्री में लिखिए उदाहरण में। इसको उदाहरण में लिखिए चना, सरसों, अमरूद, आम आदि। चना, सरसों, अमरूद, आम आदि। तो सभी बच्चों आपने देखा कि जैसे मक्का हो, गन्ना हो, चना हो, गेहूं हो, प्याज हो, तो इसकी जड़ें कैसी होती हैं? रेशेदार, साकी होती हैं, बंडल तिरछे होते हैं, पत्ती मुख्यतः समांतर होती है, जो 3 के गुणक में होती है। और जो चना है, सरसों है, अमरूद है, ये द्विबीजपत्री होते हैं। इनमें जड़ें पाई जाती हैं, बंडल रिंग का निर्माण करते हैं और ये जालिकावत होती है। तो ये दोनों आपका डिफरेंस भी हो गया है। कल हम इसके आगे का भाग आपको बताएंगे। ठीक है, तब तक इसे आप नोट कर लीजिए।